नमस्कार, मैं रेनू प्रीति और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हर 10 साल में उत्तराखंड में खास यात्रा की जाती है जिसका नाम है अस्कोट आराकोट अभियान। इस यात्रा में यात्री पहाड़ को समझते हैं। इस यात्रा में समझा जाता है कि पहाड़ कितने बदल गए हैं, यहाँ की नदियाँ कितनी बदल गई हैं, यहाँ का भूगोल, यहाँ की संस्कृति, गाँव और यहाँ के पूरे जो पहाड़ की घाटियाँ हैं। क्योंकि 300 से ज़्यादा गाँव में जब यात्रा की जाती है तो अलग अलग गाँव में जाकर इस यात्रा में ये समझा जाता है कि 10 साल में कितना फ़र्क आया है और कितना विकास हुआ है। तो ऐसे में साल 2024 में भी 45 दिनों की अस्कोट आराकोट अभियान की यात्रा की गई है। 25 मई से लेकर 8 जुलाई तक इस यात्रा को किया गया। यात्रा पूरी हो चुकी है। ऐसे में देहरादून में इस समय इस यात्रा में शामिल कई यात्री हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे इस यात्रा में जाकर उन्होंने क्या अनुभव लिया, उन्होंने पहाड़ को कितना समझा और 10 साल में पहाड़ कितने बदल चुके हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ, हम चलते हैं अस्कोट आराकोट अभियान के यात्रियों के पास और उनसे समझते हैं उन्होंने क्या कुछ अनुभव लिया इस यात्रा से। हाल ही में 25 मई से लेकर 8 जुलाई 2024 तक अस्कोट आराकोट अभियान की पैदल यात्रा की गई। 45 दिन तक चली इस यात्रा को पांगू से शुरू किया गया और 8 जुलाई 2024 को आराकोट में समाप्त किया गया। इस साल अभियान की स्वर्ण जयंती की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। स्रोत से संगम तक इस बार अभियान का मुख्य विषय रहा ताकि नदियों के साथ समाज के संबंधों को गहराई से समझा जा सके और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दबावों को सामने लाया जा सके। इस यात्रा ने न सिर्फ गांव के बारे में यात्रा दल के सदस्यों का नजरिया बदला बल्कि उनके भावी जीवन की दिशा भी तय की। इस वर्ष की यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य गठन के बाद राज्य में जल, जंगल, जमीन, खनन, बांध, सड़क आदि की स्थिति जानना था। इन 45 दिनों में प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक के नेतृत्व में करीब 45 प्रतिभागियों ने 1150 किलोमीटर की पद यात्रा की है, जिसके बाद देहरादून की मॉडर्न दून लाइब्रेरी में यात्रा में गए सभी यात्रियों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। इस दौरान खबर उत्तराखंड की टीम ने कुछ यात्रियों से उनके हिमालय की इस अनोखी यात्रा को लेकर उनके विचार, नजरिया और पहाड़ के प्रति यात्रा में लिए गए उनके अनुभव को जाना। हमारे संग एक ऐसी स्टूडेंट है, अंकिता जी। आपका पहले तो स्वागत हम करते हैं। आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन अंदर दी है, तो हम समझ सकते हैं कि आप पहाड़ को बेखूबी से समझ के आई हैं। क्या इस बार आपने देखा यात्रा में? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यात्रा में जाके हमें समझ आया कि हम कितने छोटे हैं और हम कितना कम पहाड़ को जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बेखूबी से पहाड़ को जानती हूँ, लेकिन हाँ, जानने की एक कोशिश हम करते हुए आ रहे हैं। यात्रा में हमने डेवलपमेंट, सोसाइटी, पॉलिटिकल इश्यूज़, कल्चरल इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया है और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से डेवलपमेंट और डिज़ास्टर साथ चलता है पहाड़ों में। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स भी देखे हैं जो लोकल लोगों ने चलाए हैं, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पहाड़ों में जो वेलफेयर स्टेट है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, बल्कि धीरे धीरे एक तरीके से एक्सप्लॉयटेटिव स्टेट बनता जा रहा है। तो खासकर मुझे लगता है कि लोगों को, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको मिलकर और गवर्नमेंट को साथ में आकर, क्योंकि इकोनॉमिक इंसेंटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देकर ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि हम पहाड़ को डेवलप कर पाएँ रेदर देन सब माइग्रेट कर रहे हैं प्लेन्स की ओर, जहाँ की अगेन कैरिंग कैपेसिटी पे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो चुके हैं। अच्छा, 300 से ज़्यादा गाँव में आपने यात्रा करी है, पैदल यात्रा करी है, अपने आप में काफ़ी ये चुनौती वाली बात है क्योंकि 45 दिन पैदल चलना एक टफ सिचुएशन होती है, बट आपने उसको पार किया क्योंकि आप हमें यात्रा करके आज बता रही हैं। मुख्य मुद्दा क्या लगा आपको इस यात्रा में? 3 मुख्य मुद्दे जो पहाड़ों की दास्तान है, जो हर किसी को पता है। पहला है हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 मुद्दे हैं जो हर किसी को पता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कहाँ पर इन इश्यूज़ को कैसे समझना है और कैसे इनको सही करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। डॉक्टर्स को लाएं तो क्या इंसेंटिव देकर लाएं, तो इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है रेदर देन ये 3 इश्यूज़ जो ऑलरेडी सबको पता है कि पहाड़ की दिक्कतें क्या हैं। आपने परेशानियों और चुनौतियों की बात की थी। चुनौतियाँ थी बहुत सारी। सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि आप महिला हैं, आपको पीरियड्स आते हैं। कई सारे गाँव में आप गए जहाँ पे परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे आपने देखा कि महिलाओं को अलग कर दिया जाता है। हम हिमनी जैसे गाँव में गए जहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी तक गाय की जो गौशाला होती है ना, वहाँ पे औरतों को पीरियड्स के टाइम पे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको पीरियड्स आ जाए तो आपके दिमाग में इतना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा चल रहा होता है। लेकिन साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारे साथ कई सारी औरतें थी जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अलग अलग दौर पर अलग अलग औरतें जुड़ती रही जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। साथ में ऐसे आदमी थे
थे जिनको पता था कि एक सेंसिटिव बात है, आज शायद ये थोड़ा थके होंगे तो हम इनके पीछे चलें। तो ये जो स्पिरिट है यात्रा का, इसने हमें आगे को चलते रहने के लिए। आपने पीरियड्स की बात की, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, गांव में आज भी वही विचार है, वही सोच है जो गौशाला में अलग किया जाता है। सुदूरवर्ती गांव की मैं बात कर रही हूँ। क्या आपने उन महिलाओं को समझाने की कोशिश करी, उनको बताया इस विषय पे, क्या वो समझने को तैयार थी? एक बात तो ये है कि गांव में परिस्थितियां बदली हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी सारे गांव में गौशाला में रखते हैं या अलग करते हैं। बहुत सारी जगह परिस्थितियां बदल गई हैं। अब उनको घर में ही एक अलग कमरा दे दिया जाता है और कई जगह पे हमने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन जो भी परिवर्तन होता है वो एक दिन में नहीं आता। मैं आपके समाज में, आपके घर में एक दिन आके और पूरी व्यवस्था को ठुकरा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। तो हमारे वहाँ उमा भट्ट जी थी और काफ़ी सारी महिलाएं थी जिन्होंने बात करने की कोशिश की और उन्होंने भी खुद से प्रश्न किया होगा, लेकिन वो प्रश्न हमारे सामने नहीं किया। तो एक चिंगारी लगनी चाहिए, फिर आग तो अपने आप जल जाती है। तो परिवर्तन आ रहा है और बहुत अच्छी दिशाओं में भी आ रहा है। इसके भी हमारे पास उदाहरण है। आपका नाम क्या है, किस तरह का अनुभव आपने लिया? मेरा नाम विपिन चौहान है और मैं रुद्रप्रयाग से हूँ और अभी मैं फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। बाकी यात्रा के बारे में मुझे 2018 में पता चला था। उसके बाद मैंने मतलब पहाड़ की बहुत किताबें हैं, उन सबको पढ़ा था। फिर शेखर पाठक जी से मुलाकात करी थी नैनीताल में। उसके बाद मतलब फिर यात्रा में जाना हुआ। तो यात्रा की शुरुआत हुई थी 25 से पांगू से। तो जो पांगू है उसके नीचे डैम है तवा घाट में। तो डैम ने मतलब जो पूरी नदी है धौली, तो उसको पूरा बांधा हुआ है और नीचे मतलब पूरा जो रेत वगैरह है, सिल्ट है, वो पूरा जमा हो रखा है। तो मतलब अगर दोबारा बरसात में अगर ज़्यादा पानी मतलब वो छोड़ेंगे तो वो पूरा नीचे जो शहर है वो तबाह कर देगा। 2013 में भी मतलब तवा घाट में 40-45 दुकानें बही थी क्या। और फिर जब हम वहाँ से एक ठाड़ीधार जगह है तो वहाँ मतलब पहले पैदल रास्ता था पूरा ऊपर के लिए और उनने वहाँ रोड बना दिया। तो जो उसका पूरा लैंडस्लाइड है वो पूरा मतलब उनने नीचे डाला हुआ है। जबकि शायद सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसा है कि एक स्पेसिफिक जगह पे डंपिंग जोन बनाया जाएगा और मतलब जो वो पूरा एरिया का जो मलबा होगा वो एक जगह पड़ेगा, लेकिन उनने वो पूरा स्लाइड मतलब नीचे के लिए डाल रहे हैं वो। तो वो भी एक बहुत बड़ा वो है। उसके बाद हम मतलब धारचूला से आगे के लिए आए और फिर मुंशियारी में हमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये देखने के लिए मिली कि जो होम स्टे वाला है उनने वहाँ कम्युनिटी में डेवलप किया है कि अगर जैसे कोई टूरिस्ट आता है तो वो मतलब पहले जैसे 2 यहाँ चले गए, फिर जो अगले आएंगे वो इधर जाएंगे इधर, तो वो पूरा एक कम्युनिटी टाइप में। तो वो एक बहुत अच्छा वो महिलाओं ने किया हुआ है मतलब। तो आप यात्रा करके आ चुके हैं, कितने दिन की आपने यात्रा की, अपना अनुभव हमें आप बताइए। जी, तो मैंने जो यात्रा करी थी, मैं 30 मई से जुड़ा था ये मुंशियारी से और फिर उसके बाद मैंने सरयू नदी तक हमने सर्वे किया था। तो फिर उसके बाद जो मेरा 10 दिन वहाँ पे हुए थे और अभी 8 दिन यहाँ पे हुए हैं। तो मेरा टोटल 20 या 22 डेज़ के दौरान मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ये था कि पहले तो हम जिस तरीके से देखते हैं नदी और सड़कों को, तो हमने ये देखा कि नामिक गांव में जब हम पहुँचे थे, बिरती से नामिक, तो उसके बीच में सड़कों का निर्माण चल रहा था। बट जो सड़कों को डंप करने की योजना है कि जो भी मलबा होगा उसको किस तरीके से डंप करे, वो नहीं था। वो सारा मलबा रामगंगा नदी पे फेंका जा रहा था। तो जो उसके आसपास जो जब मलबे को नीचे फेंका जाता है तो उससे पौधों को नुकसान हो रहा था। तो वहाँ पे साफ दिख रहा था कि अगर जब बारिश होगी तो लैंडस्लाइड हो सकती है। तो जो भी डंप करने का मलबा है उसका एक सही तरीका योजना होनी चाहिए सरकार की। और फिर दूसरा ये देखा जब हम जूनी गांव में पहुंचे थे, जो सबसे ऊपर का गांव है, तो सरयू के नदी के किनारे से आता हुआ है, सौधारा क्या है। तो जब हमने वो देखा कि वहाँ पे लोग कितने बड़े गांव हैं और लोग भांग की खेती ज़्यादा करते हैं, क्योंकि भांग के बीज बेचा जाता है और जो उसके डंठल होती हैं उनको भी बेचा जाता है, क्योंकि उससे फाइबर बनता है, कपड़े का प्रयोग करते हैं वो लोग। तो उसकी खेती वो ज़्यादा करते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि वहाँ के जो बच्चे थे वो स्कूल विद्यालय कम जाते हैं, क्योंकि स्कूल की जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा है। तो हर दिन का 400 रुपये होता था आना और जाने का। तो वहाँ के लड़के और लड़कियाँ 10वीं तक ही पढ़ते थे, कुछ ही लड़के होते थे जो जा पाते थे स्कूल। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए कि वहाँ की खेती के अनुसार, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के अनुसार हमें उन बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए कि अगर एक बार वो उस खेती को समझ जाएं तो हो सकता है वो बच्चे भी पढ़ना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ स्कूली शिक्षा देनी है बच्चों को, हमें ऐसी शिक्षा भी देनी चाहिए कि किस हिसाब से बच्चे गांव में ही रहें और वहाँ के वातावरण के अनुकूल वो इस शिक्षा को पढ़ सकते हैं। जैसे कृषि के बारे में हो गया, वहाँ की जो भी बायोडाइवर्सिटी है, अगर सरकार उनके बारे में भी योजना करे। और मैंने ये भी देखा, ये मेरी पहली यात्रा थी और मैं एक छोटे से गाँव से आता हूँ, पौड़ी गढ़वाल बीरूखाल ब्लॉक से। तो मैंने ये देखा कि गांव कितने बड़े होते हैं और 3 तरह के समुदाय किस तरीके से एक साथ इकट्ठा होते हैं। और
जैसा कि हमने देखा जो हमारे देवी देवता होते हैं तो उस तरफ सरयू की तरफ नंदा देवी की ज़्यादा पूजा होती है। तो वहाँ पे मैंने यही देखा कि जब पूजा होती है तो सबसे पहले जो देवी होती हैं वो जो हरिजन समाज के होते हैं, जो ढोलक बजाते हैं, सबसे पहले उन्हीं को खोजती है और उनके बिना वो काम हो नहीं सकता है। तो मैंने ये देखा कि किस तरह हमारे देवी देवता उन लोगों पे निर्भर हैं और किस तरीके से तीनों समाज एक साथ मिल के रहते हैं। और मेरे को लगता है जब देवी देवताओं ने वो बंटवारा नहीं किया तो हम लोगों को भी वो बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो और मेरे को लगता है ये एक यात्रा में कह पाना, संक्षिप्त कह पाना एकदम मुश्किल होगा। अभी बस मैं जस्ट यही समझाऊँ कि किस तरीके से लोग एकदम से जुड़े हुए मिलकर रहते हैं। और गांव में शराब का भी प्रचलन था, बट शहरों में भी प्रचलन है, बट ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि गाँव में ज़्यादा है शराब का प्रचलन और शहरों में कम है, जबकि दोनों तरफ समांतर है। बट हाँ, किस तरीके से, किस नज़रिए से वो देख रहे हैं वहाँ के लोग, वो एक जगह है। और दूसरा, गांव में मंदिरों का निर्माण, भव्य निर्माण करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारे जो लोग देवी देवता हैं वो खेत के किनारे, पहाड़ों के किनारे छोटे से पत्थर में भी रह सकते हैं। तो वो भव्य निर्माण करने की भी मेरे को लगता है एक आवश्यकता नहीं है।